सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द इकोनॉमिक करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, दैट इज 27th ऑफ जुलाई टू 31st ऑफ जुलाई। तो बात करते हैं सबसे पहले न्यूज़ की, दैट इज यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव्स पॉलीमर ₹10 एंड ₹20 नोट्स फॉर द फील्ड ट्रायल। तो जैसे कि आपको पता है कि ये बात की गई है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है आरबीआई का जो प्रपोजल था किस चीज़ का, टू हैव अ पॉलीमर नोट्स ऑफ रुपीज डिनोमिनेशन, किसके 10 वाले और 20 के नोट्स जो है, और ये वाले नोट्स कितने होंगे, 1 बिलियन के होंगे, ठीक है, ऑफ ईच डिनोमिनेशन। इसको अनाउंस किसने किया, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, दैट इज फाइनेंस के, फॉर उनका नाम है पंकज चौधरी, ठीक है। उन्होंने लोकसभा में उस रिप्लाई करते हुए ये चीज़ बोला है कि हम ऐसा कर रहे हैं, और 100 करोड़ रुपीस जो हैं, मतलब 100 करोड़ रुपीस के जो हैं वो डिनोमिनेशन के नोट्स हम दोनों के 10 के और 20 के रिलीज करेंगे। देन इसको भी पायलट फेज में स्टार्ट किया जा रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा ही रिप्लेस कर देंगे हमारे जो अभी जो हमारे पेपर हैं, यानी हमारा जो करेंसी है वो कॉटन पेपर से बनी हुई है, जो कि आपने देखा होगा बहुत ही जल्दी, मतलब इवन जो आपने नई करेंसी देखी होगी वो कैसी है, अभी से ही पुरानी पुरानी से लगने लगी है ना। आपने देखा होगा बहुत मैली सी लगती है, ठीक है, क्योंकि वो किसकी बनी है, कॉटन पेपर की बनी है, तो इसलिए वो डर्टी बहुत जल्दी हो जाती है, वो फट जाती है, ठीक है, और उसमें बहुत ज़्यादा और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो आपको पता होगा कि जब भी हम कोई चीज़ प्रिंट करते हैं, हमारी करेंसी प्रिंट करते हैं, उसकी एक कॉस्ट आती है आरबीआई को, तो जितने ज़्यादा नोट्स हमें बार बार प्रिंट करने पड़ेंगे उतनी ज़्यादा कॉस्ट भी आएगी आरबीआई की। तो इसी चीज़ को मतलब मद्देनज़र रखते हुए, इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने क्या करा है, उसको रिप्लेस करने की कोशिश की है विद द पॉलीमर नोट्स, ऐसा बोला गया है। पहले भी एक बार ये 2010 में ट्रायल हुआ था, फिर इस चीज़ को सक्सेसफुल नहीं कर पाए थे। अब फिर से बात उठ रही है कि हमें क्या करना चाहिए, पॉलीमर नोट्स को लाना चाहिए। अब उसके क्या फ़ायदे हैं वो हम बात करते हैं। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसी कौन सी कंट्री है, तो ऑस्ट्रेलिया सबसे पहली ऐसी कंट्री है वर्ल्ड में जिसने इंट्रोड्यूस भी किया और यूज़ भी किया है प्लास्टिक नोट्स को इन 1988, ठीक है। तो उन्हीं को ही देखते हुए हमें, उनसे सीखते हुए हमें क्या करना चाहिए, इंट्रोड्यूस करना चाहिए करेंसी को। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, जैसे ये लंबे समय तक चलेंगे एज कम्पेयर टू कॉटन बेस्ड पेपर नोट्स, वाटर रेजिस्टेंट होंगे, ठीक है, हार्ड टू टीयर, जल्दी से फटते नहीं है, मैले नहीं होंगे, सॉइल्ड मतलब मैले नहीं होंगे, ठीक है, बार बार जब हाथ चेंज होते हैं। सिक्योरिटी पर्पज है, इसमें बहुत सारे एडवांस फीचर्स हैं, चिप्स वगैरह होंगी जिससे कि आप जो काफ़ी हद तक जो प्रॉब्लम्स है काउंटर फिटिंग की उसको भी दूर कर सकते हैं। और कॉस्ट एफिशिएंसी, जब बार बार आपको रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा अपने किसको, जो हमारी करेंसी है, तो फिर उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, लॉन्ग टर्म करेंसी रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है वो भी बचेगी, ठीक है। अब अगर आपको इस टॉपिक को बहुत डिटेल में देखना है, मैंने बहुत अच्छे से मतलब इसके बेनिफिट्स क्या है, ऑस्ट्रेलिया से हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, तो ये मैंने मेरा एक यूट्यूब चैनल पर आपको ही मिल जाएगा, इज आरबीआई रिप्लेसिंग पेपर करेंसी विद द प्लास्टिक नोट्स। तो ये बहुत डिटेल वीडियो, इसको प्लीज़ देखिएगा, आपको सारा कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मूव ऑन करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ पे, दैट इज इंडियाज इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रो 7.3% इन द जून। तो मई में इसकी ग्रोथ थी 5.1% और अब जून में हो गई है कितनी, 7.3%। तो अब क्या है ये इंडस्ट्रियल आउटपुट, तो आपको पता है हर चीज़ को मेजर करने का एक तरीका है, जैसे कि दूध को हम लीटर्स में मापते हैं, ठीक है, जो भी खाने का सामान है, चीज़ें हैं, उनको हम केजी में मापते हैं, ठीक है, डिस्टेंस को हम मीटर में, किलोमीटर में मापते हैं। उसी तरीके से इंडस्ट्रियल आउटपुट को मेजर करने का एक हमने क्या बना रखा है, मेजर बना रखा है, जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी, ठीक है। अब उसमें उसका डाटा रिलीज कौन करता है, हमारा एनएसओ। एनएसओ कौन है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है, जो कि किसके अंडर आता है, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर आता है, ठीक है। अब उन्होंने बताया है कि जो हमारी फैक्ट्री की या जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, जितनी भी आउटपुट बन रहा है चीज़ों, जो भी इंडस्ट्री से आउटपुट बन रहा है, उसमें ग्रोथ हुई है कितनी, 7.3% की। और ये क्यों हुई है, क्योंकि इसमें फर्दर जो सेक्टर्स हैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस सप्लाई जो सेक्टर है उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। दैट्स वाई मई के बाद अब जून में हमारी ग्रोथ बढ़कर हो गई है 7.3%। ओके, अब हम बात करते हैं अबाउट द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो कि बताता है कि हमारी कंट्री में वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कितना है इन द मेन की सेक्टर्स, ठीक है। इसका बेस ईयर क्या हो गया, 2022-23। इसकी बॉडी, पब्लिशिंग बॉडी एनएसओ मॉस्पी करता है, अंडर मॉस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। रिलीज होता है, मंथली रिलीज होता है, जैसे मैंने आपको बताया, विद अ टाइम लैग ऑफ 6 वीक्स, रिलीज ऑन द 12th ऑफ एवरी मंथ। अगर छुट्टी है तो अगले दिन होगा रिलीज, ठीक है। तो 12th को ये रिलीज होता है। देन टाइप ऑफ एस्टिमेट, क्विक एस्टिमेट आता है, उसके बाद उसको रिवाइज करके फाइनल बता देते हैं कि कितना होने वाला है, ठीक है। देन उसके बाद
कोर इंडस्ट्रीज। तो आपको पता है कि हम एक तो आईआईपी का डाटा जो है वो पब्लिश करते हैं, ठीक है, जिसमें हम सारी इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। एक हम करते हैं कोर सेक्टर का, जो कि अगर आप फॉलो कर रहे हैं काफी टाइम से तो आपको पता होगा। कोर सेक्टर मतलब ऐसे 8 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जो कि अब बढ़कर कितने हो गए, 9 हो गए। आप मुझे नीचे क्या लिखकर बता सकते हैं कि एक हमने कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसको ऐड ऑन किया है अभी रिसेंटली, ठीक है, वो आप मेरे को बताएंगे। तो कोर सेक्टर का जो वेटेज है पहले 40% था, अब वो भी रिड्यूस हो गया, वो भी आप मुझे बताएंगे कि कितना वेटेज हो गया है अब इन द आईआईपी ऑफ दीज 8 कोर सेक्टर्स, ठीक है। ये पुराना डाटा अब यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इसको हम रिप्लेस कर देंगे विद द न्यू डाटा। यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन की बात करें तो आईआईपी को हमने क्लासिफाई कर रखा है प्राइमरी गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स में। हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालते हैं ऑफ द प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन में आइटम्स हैं उन सबका हम क्या करते हैं रिलेटिव मीन निकालते हैं यूजिंग द लैस्पियर फॉर्मूला, ठीक है। आपने पढ़ रखा है लैस्पियर होता है एक पास्चे होता है मेथड, आपने इंडेक्स नंबर में पढ़ रखा है। तो लैस्पियर का जो यूज करके हम इसको कैलकुलेट करते हैं। लिमिटेशन क्या है कि इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, कवर नहीं करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम अलग से अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए हम अलग से क्या करते हैं एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज निकालते हैं, उसमें हम उनका डाटा को भी इंक्लूड करते हैं। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब लास्ट न्यूज की बात करते हैं। महाराष्ट्र बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू क्वालिफाई फॉर द सेकंड इंस्टॉलमेंट अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ये जो योजना है ना बेसिकली आई थी 2007-8 के आसपास आई थी, और इस योजना में बेसिकली क्या था, मेन एम था कि फार्मर की इनकम को डबल करना है, ठीक है। उसके लिए टोटल आउटले रखा गया था 330 करोड़ रुपए, ठीक है, जिसमें से 75% तो ऑलरेडी दे दिया गया और यूज भी हो गया है। अब आप ये देखिए 2007-8 में आई थी, उसका 75% इनको तब दे दिया गया था। अब जो बचा हुआ 25% जो भी अमाउंट है वो अब कब दिया जाएगा, वो 25% अब एज अ सेकेंड इंस्टॉलमेंट रिलीज कर रही है। और महाराष्ट्र को अब पहला बना है स्टेट इंडिया में जिसको क्या किया गया, क्वालिफाई किया गया फॉर द सेकेंड इंस्टॉलमेंट अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। अब हमारे लिए अगेन योजना इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये नहीं कि ये 2007 में आई थी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगेन इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो भी चीज़ करंट न्यूज़ में आ गई वो इंपॉर्टेंट बन जाती है। लॉन्च ईयर की बात करें तो 2007 में लॉन्च हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, इसको रीब्रांड किया गया था, इसका नाम चेंज कर दिया था राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार। रफ्तार की फुल फॉर्म है रिन्यूवेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रिजुविनेशन। 2017 में इसका नाम चेंज किया गया था, फिर इसको दोबारा से रीस्ट्रक्चर करके प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कर दिया गया इन लेट 2024। इसका मेन एम जैसे मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ करना है और फार्मर की इनकम को क्या करना है, डबल करना है। तो ये एक क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो जिसमें कि जोनल स्टेट्स जो हैं उसमें सेंट्रल और स्टेट का शेयर क्या रहता है 60-40, नॉर्थ ईस्टर्न या हिमालयन स्टेट्स में 90-10 और यूटीज में क्या रहेगा 100%। तो देखिए मोस्टली जो स्कीम्स होती हैं, मैंने आपको कई बार बताया, उसका यही पैटर्न रहता है। जनरल स्टेट्स के लिए 60-40, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 90-10 प्लस हिमालयन स्टेट्स के लिए, और यूटी के लिए 100% होता है, ठीक है। कोई रेयर ही होता है। तो अदरवाइज अगर आपको कोई नहीं भी पता है किसी योजना का तो आप ये इजिली टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये कई बार हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो विद दिस हमारी न्यूज़ होती है कंप्लीट। बहुत थोड़ी सी न्यूज़ थी 5th वीक में, ठीक है। अब इसका जो भी फाइनल पीडीएफ है वो मैं अब जैसे मैंने आपको बोला था कि एक बार कंप्लीट हो जाए तब डाल दूंगी। तो अब जुलाई कंप्लीट हो गया है तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या पर। वहां से जाकर आप ले सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है तो वो भी आप सारे नीचे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अदरवाइज आप मेरा जो पर्सनल जो है उस पर भी मैसेज कर सकते हैं मुझे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। मेरे टेलीग्राम पर कर दीजिएगा, ठीक है, मैं आपको बता दूंगी। वहां पर भी आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।